तो आज की टॉप 3 न्यूज़ हैं कि आरआरटीएस कॉरिडोर फाइनली फुली लॉन्च कर दिया गया है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात की जा रही है बायोफार्मा के। बायोफार्मा क्या है, क्या क्या चीज़ों में इवॉल्व यहाँ पर सिचुएशंस हुई हैं, उसको देखेंगे। एंड एआई इम्पैक्ट समिट एक टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया है, प्रधानमंत्री मोदी की स्टेटमेंट आई है, व्हाट इट मीन। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ कि आई जस्ट लेट यू नो द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से न्यूज़ में आपके लिए रेलिवेंट है। हर बार भी वैसे हम वही डिस्कस करते हैं, बट सिंस आई एम रेगुलरली गेटिंग द कमेंट कि दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग द पॉइंट कि मैं न्यूज़ क्यों डिस्कस कर रही हूँ। तो अब ऐसा होता है कि जैसे अब पीएम मोदी की स्टेटमेंट है, एआई इम्पैक्ट टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया है। ऑल्दो इसका प्रीलिम्स से कुछ लेना देना नहीं है, बट देर आर सर्टन वर्ड्स जो उन्होंने यूज़ किए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो मेजरली अपने आंसर राइटिंग में, या मे बी आपसे प्रीलिम्स के तौर पे भी मे बी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाए। वैसे नहीं पूछा जाएगा, बट आप मेन्स में उस चीज़ को कोट कर सकते हो अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए ना। सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। 23 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू। तो सबसे पहले आपकी न्यूज़ क्या कहती है उसको देखते हैं। ईडी ने आइडेंटिफाई किए हैं 8 प्रायोरिटी एरियाज फॉर कोऑर्डिनेटेड एक्शन। तो अब आप देखो कि कोई भी ऐसी एजेंसी होती है तो उनकी ऐसी कोई मंथली क्वार्टरली मीटिंग होती है। इसी तरीके से ऐसी क्वार्टरली मीटिंग के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आइडेंटिफाई किए हैं ऐसे 8 प्रायोरिटी एरियाज जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट है। तो अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बात जब हम करते हैं तो आपके मेजरली मेंस के पर्सपेक्टिव में यूजेज इसकी ज़्यादा आती है, क्योंकि आप इसकी इंटरनल सिक्योरिटी के साथ इसको यहाँ पर रिलेट करते हो। ठीक है कि ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। कल को अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वो कौन से ऐसे 8 एरियाज हैं, 8 पॉइंटर्स हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात है डिजिटल अरेस्ट को लेकर सरकार एंड इवन सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन ये चीज़ बोलती आई है कि पिछले सालों के अंदर 30,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ लोगों के डिजिटल अरेस्ट की वजह से ही गए हैं। ठीक है, तो डिजिटल अरेस्ट को लेकर गवर्नमेंट इज गेटिंग सीरियस नाउ। ठीक है, एंड इस चीज़ को लेकर हम एआई समिट वाली जब न्यूज़ देखेंगे तब भी उसके अंदर भी ये चीज़ को मेंशन किया जाएगा। सेकंड, कि साइबर फ्रॉड जिस तरीके से हो रहे हैं, उसके अलावा सिंडिकेट्स जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम्स को यहाँ पर चला रहे हैं, आइडेंटिफाई करना है उन सिंडिकेट्स को एंड क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स को, एंड इसी के अकॉर्डिंगली रेजोल्यूशन जो है वो लेकर आया जाएगा। एंड इलीगल बेटिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स दे स्टिल एक्टिव इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनको बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर, बट दे वर एडवाइज टू फोकस कि डिसमेंटल किया जाना चाहिए वो लिंक्ड फाइनेंशियल नेटवर्क को, जिसके अकॉर्डिंगली जो पेमेंट गेटवेज हैं, म्यूल अकाउंट्स हैं एंड ऑफशोर ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, वीपीएन को यूज करके आप बाहर की जो आप कह सकते हो कि ऑनलाइन गेमिंग एक्सेस ले सकते हो, बट पेमेंट के लिए आप कौन सा गेटवे यूज कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपकी पेमेंट्स को यहाँ पर अलाउ करके वहां पर बेटिंग करने के लिए ऑनलाइन अलाउ कर रहा है ना, क्योंकि इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर हो सकते हैं। देन उसके बाद ड्रग ट्रैफिकर्स को लेकर ईडी जो है वो भी आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग कार्टल्स किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, क्या उन्होंने नया प्रोसेस जो है वो यूज किया है। ठीक है, क्या चेंजेस वो लेकर आए जिस वजह से वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं, दे स्टिल एक्टिव ना। तो इन सब चीजों को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, थ्रेड शेयर मार्केट के अंदर इवन की दे सेइंग कि हेजिंग का जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रहा है, मैनिपुलेशन मार्केट के अंदर देखने को। दिस इज ऑल्सो ग्रेव सिचुएशन, क्योंकि अब मार्केट जो है दैट इज नॉट परफॉर्मिंग इंडिया की ऑलरेडी, है ना। एंड इक्विटीज जो है वो अब लिक्विडेट होकर जा रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के पास इतनी यहाँ पर बची नहीं है। मेजरली अगर आप देखो पूरा ग्राफ जो है वो डाउन जाता जा रहा है ना। तो अब वो उसके अंदर अगर कोई मैनिपुलेशन हो रही है तो वो फ्री विल ऑफ द मार्केट के अकॉर्डिंगली एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर नहीं बन सकती है। तो यही सारी प्रॉब्लम्स को ईडी ने आइडेंटिफाई किया है, इसके ऊपर काम किया जाएगा। जो वो लूप होल्स है इसको ढूंढे जाएंगे। एंड जो फॉरेन फंडिंग हो रही है, चैनल जो कि यूज किए जा रहे हैं फॉर दिस अनलॉफुल नैरेटिव जो कि बनाया जा रहा है या डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई भी एंटी नेशनल पर्पसेस को, तो जो इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल सॉफ्ट पावर जो कि हाईलाइट की गई थी। एंड एम्फोसिस क्या था कि ईडी जो है वो एक रिलायबल, प्रोफेशनल और प्रोएक्टिव पार्टनर की तरह फॉरेन काउंटर पार्ट एजेंसीज को ट्रीट करें, और उसी के अकॉर्डिंगली सॉफ्ट पावर को यूज करते हुए जितने भी नेटवर्क हैं इनको आइडेंटिफाई करके फाइनली इसको खत्म किया जा सके, ताकि जो सेफ्टी की बात हम करते हैं, सॉवरेनिटी की बात करते हैं, फाइनली वो एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, कि हर एक चीज जो है वो हमेशा लड़ाई में यहाँ पर नहीं होती है कि एक्सटर्नल एग्रेशन जो है वो आपको सॉवरेनिटी को डायरेक्टली हैम्पर कर रहा है। आजकल जो लड़ाइयाँ हैं वो बहुत कम लेवल पे यहाँ पर होंगी। जितने भी अब आप ऐसे मेजर मास्टरमाइंड कंट्रीज की जब हम बात करते हैं तो वो आपके ऊपर डायरेक्टली ऐसे अटैक नहीं करेंगे, दे नो इट इज वेस्टेज ऑफ मनी ओनली। ठीक है, तो वो क्या करेंगे इन रिटर्न कि वो या तो इंटरनेशनल प्रेशर कहीं से डलवाने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमिक सैंक्शन, या इकोनॉमिक आपकी जो सप्लाई चेन है उसको डिसरप्ट करेंगे। तो वो तरीके भी आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर का पार्ट हो चुके हैं, इंक्लूडिंग वन ऑफ दीज ऑल्सो, जिसमें डिजिटल अरेस्ट भी है ना। या फिर ऐसी जो कंट्रीज हैं उनके इंटरपोल के साथ मिलकर यहाँ पर कुछ काम किया जा सके, इवन डिफरेंट एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर काम किया जा सके कि आइडेंटिफाई करें कि रैकेट्स ऑपरेट कहाँ से हो रहे हैं, पॉइंट ऑफ रीजन क्या है, कौन सा व्यक्ति कहाँ से अब लिंक्ड है, एंड किस तरीके से जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जा रहा है, या अनलॉफुली या इलीगल तरीके से। आई होप आपको ये न्यूज समझ में आई होगी। देन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। पहली चीज है द डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1950।
सेकंड स्टेटमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करनी है. तो आपको पता है ईडी क्या करती है, ईडी जब छापा मारती है उसके बाद क्या होता है, पैसे ही निकलता है ना वहां से. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर तो ये काम नहीं करते. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं, मिनिस्ट्री भी क्या, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशनल पर्पसेस, ये अपना यहाँ पर डिपेंडेंट रहते हैं. तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, नॉट आप कह सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को ये के अंडर ये काम करते हैं. एंड सबसे बड़ी बात, एक और क्वेश्चन अगर आपसे यहाँ पे कहीं पे पूछ लिया जाए ना कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो दोनों के केस में ही आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है, इट वाज फॉर्म्ड अंडर एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत 1956 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था. एंड मेजर आइडिया इनिशियली क्या था कि जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड अब जितना भी इश्यूज हैं उसको यहाँ पर देखा जा सके. धीरे धीरे करके जो ईडी का दायरा है उसको बढ़ा दिया गया. अभी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस एंड इवन कि आप देखो शेयर मार्केट के अंदर जैसे भी पैसा अब हेज किया जा रहा है, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर कंसिडर की जा रही हैं. तो बट ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान में रखना. करेक्ट आंसर इज आपकी पहली स्टेटमेंट सही है. Then Prime Minister launches full Delhi Meerut RRTS corridor. तो RRTS corridor जो है वो अब दिल्ली से मीरठ को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाला है. ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ये जो कॉरिडोर है ये नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पार्ट होगा. एंड आप देखोगे कि मल्टीपल फेजेस में इनको लॉन्च किया गया है. ठीक है, तो ये फेजेस जो है उसका लास्ट फेज जो कि अब दिल्ली के सर्टन कुछ किलोमीटर्स थे जिसके बारे में आपको नहीं पता होना चाहिए, बस मैं इतना बता रही हूँ. दिल्ली से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाले सर्टन कुछ किलोमीटर्स थे एंड मीरठ के आसपास वाले जो कुछ सर्टन किलोमीटर्स थे उनकी इनॉग्रेशन हो चुकी है. तो फुली एंड फाइनली ऑपरेशनली हो सकता है आने वाले टाइम में. एंड कॉरिडोर का मेजर पर्सपेक्टिव क्या है, आइडिया क्या है, विजन क्या है कि ट्रांजिट के लिए जो चीजें हैं वो आसानी से की जा सके. मतलब कि अगर कोई सामान है, गुड्स है, सर्विसेज भी, इवन सर्विसेज से छोड़ो, गुड्स हैं, ठीक है, इवन के जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं या इवन रॉ मटेरियल है उसको जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके. एक पॉइंटर और भी आप ऐड कर सकते हो कि कॉरिडोर जो है डिफेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा ताकि रैपिडली या क्विकली दे कैन कम इन एंड फोर्थ बैक फोर्थ कभी भी कहीं पे भी जा सकते हैं. ठीक है, तो ये एक डिफेंस पर्सपेक्टिव से भी यही है. तो एक ऐसा कॉरिडोर जो कि प्लान किया गया है अलग से. इसके अलावा वन कॉरिडोर इज प्लान फ्रॉम सराय केल खान टू करनाल इन हरियाणा, जो कि डिस्टेंस कवर कर रहा है 125 से 130 किलोमीटर. तो यही सारी चीजें जो हैं अब मल्टीपल तरीके से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, जैसे हमारे सागर माला, भारत माला प्रोजेक्ट्स हैं, एक तरह से ये प्रोजेक्ट भी हमारा है, दैट इज नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंगली हम जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे, बाकी न्यूज आपके लिए रेलिवेंट नहीं है. कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नमो भारत. नमो भारत अलग चीज है, नमो भारत जो आपका रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है वो अलग चीज है. आरआरटीएस कॉरिडोर की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है. आरआरटीएस कॉरिडोर इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि अभी फाइनल फेज उसका खुल चुका है, बट नमो भारत अपने आप में ही क्या है उसके बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है. इट इज इंडियाज फर्स्ट रीजनल रेल. सेकेंड, इट इज अ मल्टी ट्रांसपोर्ट बेस्ड हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी एंड सस्टेनेबल ट्रांजिट सिस्टम. विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज और आर करेक्ट? तो द करेक्ट आंसर इज अगेन स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट ही आपकी करेक्ट है. ठीक है, यहाँ पे मल्टी ट्रांसपोर्ट वर्ड यूज कर दिया गया पहली स्टेटमेंट, और आप देखोगे सेकंड स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इंडिया का फर्स्ट रीजनल रेलवे नेटवर्क है एक तरह से, दूसरा कह रहा है मल्टी ट्रांसपोर्ट है. मल्टी ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है अगर वो रीजनली आपको रेलवे कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है? तो दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ही करेक्ट हो सकती थी, या तो फर्स्ट हो सकती थी या सेकंड हो सकती थी. ठीक है, एंड इफ यू आर श्योर अबाउट इट तो पहली स्टेटमेंट ऑब्वियसली बात है करेक्ट होगी. तो नमो भारत है इंडिया की फर्स्ट रीजनल रेल कनेक्टिंग जो कि अर्बन नोड्स अक्रॉस नेशनल कैपिटल रीजन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स के द्वारा ही. तो ये रेल बेस्ड है, हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि ट्रांजिट आपको ऐसे अगेन प्रोवाइड कर रहा है. एंड डेजिग्नेटेड स्पीड जो है वो 180 से 100 किलोमीटर पर आवर के बेसिस पे डिपेंड करेगी. एवरेज स्पीड के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम स्पीड जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है. तो एक तरह से मेट्रो की कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है जिसमें आपका दिल्ली गाजियाबाद मीरठ जो है वो नमो कॉरिडोर जो है बेसिकली बात करता है. एंड फाइनली 25 स्टेशन इसके अंदर होंगे, 2 डिपो स्टेशन होंगे. 82 किलोमीटर का लॉन्ग कॉरिडोर जो है वो ट्रैवल टाइम दिल्ली से मीरठ का अंडर 60 मिनट्स को कवर कर लेगा. दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस. तो नमो भारत जो है सेफ फास्ट एंड कंफर्टेबल रीजनल कम्यूट आपको प्रोवाइड कर रहा है. एंड बहुत सारे लोग जो है जो अब एक जगह से दूसरी जगह पे यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, जैसे आप देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं फॉर जॉब पर्पसेस ऑल्सो डेली कम्यूट करते हैं बट वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं. ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर कॉरिडोर जो एस्टैब्लिश हो गया और 60 मिनट के अंदर अंदर आप दिल्ली से मीरठ का सफर तय कर सकते हो, तो आप मीरठ से भी दिल्ली में ट्रांसपोर्ट मतलब कर सकते हो, ट्रांजिट कर सकते हो, डेली बेसिस पे कम्यूट कर सकते हो. तो ये सारी चीजें क्या प्रोवाइड कर रही हैं? सीमलेस इंटीग्रेशन है पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम की इन द पर्टिकुलर रीजन. तो डेवलपमेंट की यहाँ पर बात. Then South Korea condemns Japan for holding event over disputed islands.
यहाँ पर डिस्प्यूटेड आइलैंड्स कौन से हैं? ताकेशिमा आइलैंड्स की बात की जा रही है, ठीक है। ताकेशिमा आइलैंड जो कि जापान का के द्वारा नाम दिया गया है, एंड दोकदो जो नाम दिया गया है वो साउथ कोरिया के द्वारा दिया गया है। बात यहाँ पर दोनों सेम आइलैंड्स की ही कर रहे हैं। तो वहां पर ताकेशिमा डे जो है इवेंट होल्ड किया गया था बाय सर्टेन कम्युनिटी, बाय सर्टेन पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। तो अब उसके अगेंस्ट यहाँ पर साउथ कोरिया ने बोला है कि डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर सोवरेनिटी अब साउथ कोरिया यहाँ पर काफी टाइम से बोलता है कि हमारी तरफ से होनी चाहिए, कि दिस इज द पार्ट ऑफ अस, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ साउथ कोरिया। बट ऑन द अदर हैंड जापान इंटरनेशनल लॉ एंड वेरियस ट्रीटीज के अकॉर्डिंगली अपना जो सॉवरन राइट है उसकी पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर यहाँ पर रखता है। तो दिस इज अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ अनइनहेबिटेड आइलैंड्स, ठीक है। आइलैंड्स मतलब नंबर ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। तो अब इसको डिस्प्यूटेड यहाँ पर मानकर चला जा रहा है काफी टाइम से। तो अब मैप को यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आपका मैप से रिलेटेड ही है कि ताकेशिमा आइलैंड्स लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी, ठीक है। येलो सी, ईस्ट सी, नॉर्थ पैसिफिक ओशन या नन ऑफ द। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्यों? ईस्ट सी को हम सी ऑफ जापान के नाम से भी जानते हैं, एंड दिस इज योर दोकदो आइलैंड्स, ठीक है। दोकदो आइलैंड्स या आप बात कर सकते हो ताकेशिमा आइलैंड्स, ठीक है। एंड जापान की विसिनिटी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ से देख लो, एंड इवन साउथ कोरिया की विसिनिटी के हिसाब से भी यहाँ पर देख लो। बट इंटरनेशनल लॉ क्या बोलता है एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज के अकॉर्डिंगली जो सॉवरन राइट है वो यहाँ पर जापान का ही होना चाहिए, ठीक है। तो वेरे साउथ कोरिया की बात करते हैं तो कल्चरल टाइज की वजह से जनरली ये चीज़ बोली जाती है। कल्चरल टाइज भी क्यों? अब तो अनइनहैबिटेड लोगों का ये आप कह सकते हो कि टेरिटरी है। बट अगेन इट इज़ अ पॉइंट विच इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कैसे है? जो कि मेजर यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। देखो यहाँ आपका ये सी ऑफ जापान है, ठीक है। दिस इज समवॉट कि आपका ये पर्टिकुलर एरिया है नॉर्थ पैसिफिक ओशन को जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो कि इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज, नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया। तो कोई भी अगर ट्रांजिट यहाँ पर होता है तो एक इफेक्टिव मिलिट्री बेस, क्योंकि अनइनहैबिटेड आइलैंड्स भी हैं, एक इफेक्टिव यहाँ पर मिलिट्री बेस या एयर बेस बना दिया जाए, या इवन की आप कह सकते हो कि नेवल बेस भी बना दिया जाए, तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होगा ट्रेड को कंट्रोल कर, इवन पासर बायस के ऊपर नजर रखने के लिए, पेट्रोलिंग के लिए। तो इसी वजह से दोकदो आइलैंड्स जो है इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जियोपॉलिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट डिस्प्यूट फिलहाल साउथ कोरिया एंड जापान के चल रहा है, सी ऑफ जापान के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। देन बायोटेक्नोलॉजी सेट टू ड्राइव एवोल्यूशन ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन सेज एक्सपर्ट। तो अब बायोटेक्नोलॉजी में स्पेसिफिकली यहाँ पर वर्ड आता है बायोफार्मा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो आपके साइंस एंड टेक में आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बायोफार्मा का हम पहले क्या होता था, अब आप देखो बायोटेक्नोलॉजी में ना जनरली पहले क्या चीज होती थी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यही देखा जाता था बायोटेक्नोलॉजी में कि सिंथेटिकली आप जितने भी आप कह सकते हो एलिमेंट्स हैं या आपकी मेडिसिन के अंदर जो ड्रग्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते थे उनको कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है इन द लेबोरेटरीज, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अब बायोफार्मा एक मेजर ब्रेक थ्रू लेकर कैसे आया है कि सिर्फ और सिर्फ अब सिंथेटिकली प्रोड्यूस ड्रग्स की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, नेचुरल एलिमेंट्स की भी बात की जा रही है, जिसमें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑफ थेरेपीज, ठीक है। थेरेपीज जो जैसे हम अरोमा थेरेपीज की जनरली बात करते हैं, तो थेरेपीज जो है वो आपको क्या करती हैं, आपके ब्रेन को सूद करती हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो कि अब इन्फ्लेमेशन के थ्रू जा रही हैं, या डिफरेंट कोई ऐसे कोई भी इनिशिएटिव होता है ना, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, तो बायोफार्मा क्या कर रही है, वो थेरेपीज के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। तो वो नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स या जीन में एडिटिंग आपकी कर दी है, किसी भी तरह की वैरायटी जो कि अब ऑलरेडी एग्जिस्टेंट थी उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करके, रादर देन मैन्युफैक्चरिंग द काइंड ऑफ ड्रग्स जो कि सिर्फ और सिर्फ लैबोरेटरीज में एज अ मेडिसिन आपको दिए जाते थे। उसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी का दायरा है वो बायोफार्मा के अंदर भी बढ़ चुका है। एंड बायोफार्मा जो है वो अब इस न्यूज के अकॉर्डिंगली आपको ये बोली जा रही है कि पर्सनलाइज मेडिसिन में भी आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि अब एआई को अगर आप इंटीग्रेट कर देते हो इसके साथ, है ना, उसको ट्रेन कर देते हो प्रॉपर तरीके से, तो आप इजिली डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट्स विद द सेम हिस्ट्री या सेम काइंड ऑफ सिचुएशन उस तरीके से आप थेरेपीज को यहाँ पर बता सकते हो, है ना। तो यही थेरेपीज के थ्रू अब जो ट्रीटमेंट है वो बेटर भी हो सकता है, एक्सेसिबिलिटी भी इजीली लोगों को यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। एंड बायोफार्मा में आप स्पेसिफिकली अब किसी भी एक पर्सनलाइज व्यक्ति से रिलेटेड कोई ऐसा मेजॉरिटी आप कह सकते हो केस नहीं होता है, या कोई ऐसे अलग सा केस आ जाता है, यूनिक केस आ जाता है, उसके थ्रू भी आप इसको यहाँ पर क्योर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंगली ये बोला जा रहा है कि बायोफार्मा या इवन बायोटेक्नोलॉजी जो है एक ऐसा करियर है इंडिया के अंदर जो डेवलप किया जा रहा है। एंड सरकार ने भी एक ऐसा बजट आउटले के अकॉर्डिंगली एक स्कीम जो है 10,000 करोड़ के आउटले पे जिन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स यहाँ पर लॉन्च भी की है, ठीक है। तो बायोफार्मा का जो इनिशिएटिव है उस नाम क्या है उसका, बायोफार्मा शक्ति के नाम से, जो कि ह्यूज स्पेस अवेलेबल कराएगा टू द स्टूडेंट्स जो कि बायोफार्मेसी को यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं एंड करियर लेना चाहते हैं स्पेसिफिकली इसमें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो अब आप कह सकते हो कि सिर्फ जेनेटिक मॉडिफिकेशन ही नहीं, लाइफस्टाइल को लेकर भी, या इवन कि आपकी मेटाबॉलिक एज क्या है, एथनिक प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, एंड आप कह सकते हो कि सीजन के अकॉर्डिंगली, रीजन के अकॉर्डिंगली भी अब आपको बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू एंड स्पेसिफिकली बायोफार्मा के थ्रू जो है पर्सनलाइज मेडिसिन प्रोवाइड की जा सकती है। एंड द रीजन दैट लाइज हियर इज कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि जितने भी अब लोग हैं जो कि
ऑलमोस्ट या तो एट हाइट ऑल्टीट्यूड रहते हैं, या फिर जनरली जब हम बात कर रहे हैं पीपल ऑफ यूके, यूएस, ब्रिटेन, ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज की भी जब हम बात कर रहे हैं, तो उनकी आर्टरीज जो हैं वो ऑलरेडी जेनेटिकली, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जेनेटिकली बाकी सारे ह्यूमन से अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, जो कि इन एरियाज में यहाँ पर नहीं रहते हैं, जनरली थोड़ी सी बड़ी होती है, ब्रॉडर होती है। वेरएज अगर आप उसका कंपैरिजन इंडिया के साथ करो तो वी हैव नैरोअर आर्टरीज। तो आप देखोगे कि ज्यादातर केसेस जो है वो इंडिया के अंदर जब भी सेम काइंड ऑफ लाइफस्टाइल अगर हम उनका अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना, तो हमारे अंदर यहाँ पर मेडिकल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, वहां पर इतना प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट नहीं होता। ठीक है, तो एक तरह से यही चीज है कि जेनेटिकली भी यू नीड टू कीप इन माइंड कि क्या क्या जो थेरेपीज आप किसी को दे सकते हो, किसी को नहीं दे सकते। तो ये सारी चीजें, ये सारी सिचुएशन, ये प्रॉब्लम्स जो है आपकी बायोफार्मा के थ्रू यहाँ पर जो है इजीली की जा सकती हैं क्योर, एंड उसी के अकॉर्डिंगली जो लोग हैं अब अपना प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली बिल्कुल द सेम काइंड ऑफ थेरेपीज दैट दे नीड, दे कैन बी, यू कैन टेक दोस काइंड ऑफ थेरेपीज। मतलब कहने का मतलब वही है कि पर्सनलाइज आपकी जो थेरेपीज है वो यहाँ पे मेडिसिन जो है वो सिस्टम आपको बायोफार्मा के थ्रू दिया जा सकता है। देन आपको क्वेश्चन क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोफार्मा शक्ति ओनली, जो इनिशिएटिव यहाँ पे सरकार ने लॉन्च किया है, द गवर्नमेंट एम्स टू कैप्चर 10% ऑफ द ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट शेयर। सेकंड, इट डील्स विद कम्युनिकेबल डिजीजेस ओनली। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट। तो मैं आपको इतना बता रही हूँ कि जो बायोफार्मा शक्ति है 2026-27 के बजट में, रिसेंट बजट में ही यहाँ पर लॉन्च किया गया है 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 साल के लिए। अब फाइनल आइडिया यहाँ पर सरकार का क्या है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो कि ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया के अंदर, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स डाउन द लाइन हम क्या चाहते हैं कि 5% जो है हमारा जो मार्केट शेयर है वो ग्लोबल बायोफार्मास्यूटिकल मार्केट शेयर हमारा बन सके, पहली चीज। दूसरी चीज आपकी जो स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रही थी कि कम्युनिकेबल डिजीजेस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पर कि WHO की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला था कि कम्युनिकेबल डिजीजेस तो इंडिया में एग्जिस्ट कर रही हैं, बट जो ग्लोबल साउथ है या साउथ एशियन नेशंस है वहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है दे आर ऑल्सो ऑन द राइज, जिसके अंदर हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किया था अबाउट डायबिटीज, कैंसर्स। ठीक है, तो इसको लेकर यहाँ पर सरकार जो है अगेन बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है। तभी आप देखोगे कि जो टोबैको प्रोडक्ट्स है वो सिन गुड्स के अंदर डाल दिए गए, एंड इवन उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो अब लिमिट कर दी गई है। आने वाले टाइम में हो सकता है वी कैन एक्सपेक्ट अ बैन, ठीक है, फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है जिसके अंदर कैंसर इज ऑन द राइज, डायबिटीज मेलाइटिस इज ऑन द राइज, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है वो चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेबल डिजीजेज नहीं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जा सके। ठीक है, कि एक्नॉलेज कर रही है द ग्रोइंग बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड द इंक्रीजिंग ग्लोबल रिलायंस ऑन बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स। The budget positions biopharma as a high-value, future-facing segment, critical for both public health and economic growth. तो यहाँ पर आपदा में अवसर ढूंढने के लिए पैसा भी कमाया जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर जो हेल्थ का रिस्क हमारे सामने इतना ज्यादा खड़ा हो रहा है, हमें पता है ये केसेस जो है दे विल बी ऑन द वर्ज ऑफ राइज आगे आने वाले टाइम में, है ना, तो ये बढ़ने वाले होंगे। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो बायोफार्मा शक्ति प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है। The nations facing tariffs must unionize, says लूला। तो यहाँ पे जो आप कह सकते हो कि ब्राजील के प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, तो कहने का उनका मतलब बेसिकली यही था कि हमें यूनियन बनाने की जरूरत है, कि इंडिया और ब्राजील दो ऐसे नेशंस हैं जिनको 50% तक का टैरिफ जो है वो भुगतना पड़ा। एंड सिंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ यू कैन से यूएस से उन्होंने ये खारिज कर दिया था कि टैरिफ जो है बिल्कुल सही तरीके से नहीं लगाया गया, पार्लियामेंट का यहाँ पर किसी भी तरह से, यानी कि जो पार्लियामेंट ऑफ यूएस है उनका किसी भी तरीके से अप्रूवल यहाँ पर नहीं लिया गया, एंड इमरजेंसी सर्विसेज के थ्रू ही इमरजेंसी सिचुएशन को आप बार बार कोर्ट करके मिसयूज कर रहे हो इस पावर को, है ना। एंड यहाँ पर अब जो फॉरेन नेशंस हैं, बाकी नेशंस हैं जो कि टैरिफ से हिट थे एंड छोटे मोटे नेशंस हैं, तो उनकी अपील ब्राजील की तरफ से यही है कि दे मस्ट यूनाइज एंड ग्लोबल साउथ को ऑल टुगेदर हमें एक साथ इकट्ठा होकर इन टैरिफ्स के अगेंस्ट आवाज देनी चाहिए, बोलना चाहिए। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि अगर हम यूनिटी बनाकर चलेंगे तो उसके पीछे का रिजल्ट कुछ बेटर निकल सकता है, बट अगर हम यूनिटी यहाँ पर नहीं बनाकर चलते तो छोटे मोटे नेशंस हैं उनको सफर करना पड़ता है और ज्यादा। क्यों? क्योंकि यूएसए जो है वो एक आप कह सकते हो हार्ड पावर की डिपिक्शन यहाँ पर करता है ना, डायरेक्टली अटैक करने की बात कर देता है। इवन कि ट्रंप का जो फर्स्ट आप कह सकते हो ईयर है ऑफ द सेकंड टर्म, है ना, तो उसके अंदर भी लोग जो है उनकी लोकप्रियता जो है वो कम हुई है, उनकी गुडविल कम हुई है, एंड ओवरऑल अगर हम देखें कि यूएसए का नाम जो है वो अब इन द मार्केट वो भी इतना रिलायबल यहाँ पर नहीं मान के चला जा सकता। तो ये आपकी सिंपल सी न्यूज थी, बट अब आपको यहाँ पर किसके साथ इसको यहाँ पर देखना है कि किसके साथ आप इसको क्यूमुलेटिवली देख सकते हो, ब्रिक्स नेशंस। ठीक है, ब्रिक्स नेशंस जो हैं आने वाले टाइम में ब्रिक्स समिट जो यहाँ पर कंडक्ट होने है, ब्रिक्स समिट के ऊपर अब नजरें दुनिया की रहने वाली है, क्योंकि ब्राजील और इंडिया, देन रशिया एंड चाइना, चार ऐसे नेशंस हैं। देन आप कह सकते हो साउथ अफ्रीका की बात की जाती है ना, तो ये पांचों के पांचों नेशंस जो हैं जिनकी अगेंस्ट अगर आप देखो यहाँ पर के टाइम एंड अगेन जो रशिया हो गया है, इवन कि यूएसए की जब हम बात करते हैं, है ना, कि
यूएसए डजंट वांट कि ब्रिक्स जो है आगे सक्सीड कर पाए, तो वो डिप्लोमेटिकली कुछ ना कुछ प्रेशर डाल सकता है, बट ब्रिक्स का आगे आने वाले टाइम में जो भी डिसीजन वो लेते हैं, कोई भी प्लान बनाते हैं फॉर्म की, उसके ऊपर दुनिया की नज़र यहाँ पर हो सकती है, तो ब्रिक्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान में चीज़ें रख। देन नो थैंक्स, ग्रीनलैंड पीएम रिजेक्ट्स पीएम ट्रम्प्स हॉस्पिटल शिप। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप कह सकते हो कि ग्रीनलैंड के अंदर कुछ ऐसे इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन आ गई, तो अब ट्रंप की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पे गुडविल जेस्चर दिखाने के लिए ग्रीनलैंड को की तरफ भेजी जा रही थी एक ऐसी शिप। बोला जा रहा था, उन्होंने ऑफर किया था वैसे ट्रंप ने, कि हम एक हॉस्पिटल शिप जो है वो भेज देते हैं ग्रीनलैंड की तरफ या ग्रीनलैंड के लिए, ताकि जो ये मेडिकल इमरजेंसी है इसको ईजिली क्योर किया जा सके। टू विच द ग्रीनलैंड पीएम डायरेक्टली रिजेक्टेड। अब ग्रीनलैंड के पीएम अलग से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कि ऑल्दो, बट अगर आप देखोगे कि जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क के अंडर ही आ रहा है। फॉरेन अफेयर्स जो है अब ग्रीनलैंड के वो डेनमार्क के थ्रू यहाँ पर ऑपरेट होते हैं, बट उनके निजी मामले जो होते हैं, द इशू विद इन द जियोग्राफिकल टेरिटरीज ग्रीनलैंड के, तो वो ग्रीनलैंड के खुद के ही लोग यहाँ पर अपने ही गवर्नमेंट के थ्रू ऑपरेट। तो ग्रीनलैंड के पीएम एंड इवन के जो डेनमार्क के पीएम है उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट आई है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड। हमारे तरफ अगर आप देखोगे तो हेल्थ केयर सेक्टर इन द नॉर्डिक कंट्रीज एंड स्पेसिफिकली इन डेनमार्क एंड आर फ्री। तो हम नहीं चाहते कि कोई ऐसे इंटरनेशनली शिप भेजे, कि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा हेल्थ केयर सेक्टर जो है अपने आप में ही इतना ज़्यादा सक्षम है कि हम इस डिजीज़ का या जो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी चाहिए उसको क्योर कर सके एंड उसका ध्यान में रख सके। देन अब आपको यहाँ पर रशियन ड्रोन मिसाइल बैरेज पाउंड्स एनर्जी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस यूक्रेन। तो कुछ नहीं पढ़ना आपको यहाँ पर, ये लड़ाई जरूर हो रही है बट उसके अंदर बस आपको एक चीज पढ़नी है, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि ड्रूजबा जो पाइपलाइन है वो क्या कहती है। ड्रूजबा पाइपलाइन एक ऐसी पाइपलाइन है जिससे रशियन ऑयल सप्लाई होता है, कहाँ से, रशिया से स्लोवाकिया और हंगरी तक, ठीक है। अब ड्रूजबा पाइपलाइन के बारे में कोई आपको बोले तो रशिया से स्लोवाकिया एंड हंगरी तक रशियन ऑयल को भेजने का काम ये ड्रूजबा जो पाइपलाइन है वो ही करती है, एंड दिस पाइपलाइन गोज थ्रू यू कैन से यूक्रेन ऑल्सो, ठीक है। तो ये अब सिवियरली यहाँ पर डैमेज हो चुकी है। तो प्लेसेस इन न्यूज़ के अंदर या इवन कि आप देखोगे कि ड्रूजबा जो पाइपलाइन के बारे में भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इजीली आप जो है इसको आंसर कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन लैंडमाइन किल्स 9 इन साउथ सुडान ऑफ कॉर्डोफन, ठीक है। कॉर्डोफन जगह का नाम आपको पता लग गया, साउथ सुडान के अंदर है, एंड यहाँ पर लैंड माइन का इशू एंड एवरीथिंग वो सारी चीजें नहीं है, कितने लोग व्यक्ति मरे हैं वो देखने की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पर। बट यहाँ पर एक्टिवली आप देखोगे कि 2023 ऑनवर्ड जो सिविल अनरेस्ट चल रहा है किसके बीच में, सूडानीज आर्मी एंड आरएसएफ के बीच में, रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच, ठीक है। तो आपस में टसल चल रही है, बीच में जो सिचुएशन है वो मेलो डाउन हो गई थी एंड चीज़ें जो है लग रहा था कि इजीली जो अब की जा सकती है मिटिगेट जितना भी डैमेज हुआ है, बट अभी भी आप देख रहे हो कि वापस से चीज़ें एस्केलेट होती जा रही हैं। Then Iran vows right to self defense but sees diplomatic solution in US talks. तो सेल्फ डिफेंस क्या होता है आपको इन बेसिकली पता है कि आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो आप भी इक्वल राइट रखते हो उसके ऊपर अटैक रखने का, दैट इज सेल्फ डिफेंस, है ना। तो यहाँ पर बस आपको इतनी स्टोरी या टाइमलाइन पता होनी चाहिए कि ईरान जो है वो अब डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ढूंढ रहा है यूएसए के साथ। एक तो चलो अब आपकी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो अब मे बी कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, पहली चीज़। तो अब ईरान तो यही चीज़ कह रहा है, बट बार बार जो है अब सेल्फ डिफेंस का राइट जो है ईरान अपना प्रैक्टिस कर सकता है बाय द टाइम, सिर्फ और सिर्फ तब कि जब यूएस उसके ऊपर पहले अटैक करे, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट जो है वो इंटरनली भी यहाँ पर चल रहे हैं, बट दैट इज नॉन ऑफ व्हेन इट कम्स, ठीक है। तो एआई इम्पैक्ट समिट इज अ टर्निंग पॉइंट इन यूज ऑफ टेक, मोदी की तरफ से स्टेटमेंट आई है, बट इसके अंदर हम अगेन यही चीज पढ़ने वाले हैं कि सिर्फ उन्होंने एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर यूज किया था, दैट वाज मन की बात एड्रेस के अंदर उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि जो 85 कंट्रीज एंड 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने नई ऐसी साइन की है न्यू दिल्ली की डिक्लेरेशन, एंड प्रिंसिपल क्या था इन डिक्लेरेशंस का एआई से रिलेटेड कोलैबोरेशन के लिए, वो यही था कि सर्वजन हित सर्वजन सुख है, यानी का मतलब वेलफेयर ऑफ द होल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने यहाँ पर कंसिडर की। तो ये जो मेजर पॉइंट है ना, इसको आप अपने मेंस के आंसर में भी कोट कर सकते हो कि जो गवर्नमेंट का एजेंडा है, पॉइंट है, वो उसके अकॉर्डिंगली क्या है। एंड उसके अलावा बाकी रिपीटेटिव चीज़ें हैं कि आई इम्पैक्ट समिट की वजह से नए नए ऐसे इश्यूज जो हैं वो रेज हुए, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप कह सकते हो कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो कि रेज हुए भी हैं उनको किस तरीके से एआई सॉल्व कर सकता है, वो है कोलैबोरेशन इंटरनेशनल यहाँ पर हो सकी। इंडिया की जो आर्मी है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पोर्ट्रे की एआई के थ्रू, मल्टीपल चीज़ें वही हैं, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने अगेन रेज की है यहाँ पर, दैट इज द इशू ऑफ डिजिटल अरेस्ट। उन्होंने बोला कि अब एआई का पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है ही है हमारे पास, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, बट आप डिजिटल अरेस्ट से, फ्रॉड से, ऑनलाइन फ्रॉड पर बच के रहिएगा। एंड फार्मर्स को भी उन्होंने यहाँ पर हेल किया है कि कैसे एआई जो है, या इवन के यूएस के साथ जो हमारी डील हो रही है उसके बारे में भी उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पर बताया कि जो आप एग्रीकल्चर ऐसा एक सेक्टर है जिसको हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल हित में हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो बार बार जो है इस चीज़ का मुद्दा जो है आपको भड़काने के लिए ही उठाया जा रहा है कि वी विल नेवर यू कैन से कि गिव अवे आर एग्रीकल्चर सेक्टर और हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट के सेक्टर्स हैं टू एनी अदर कंट्री, उसके अकॉर्डिंगली ही डील साइन की जाती है। तो फार्मर्स नीड टू मेलो डाउन।
ठीक है। देन सिक्योरिटी एजेंसीज इशू अलर्ट ऑन इलीगल यूज ऑफ सैटेलाइट फोन्स इन इंडियन वाटर। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए यहाँ पर, ये आपकी इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर आपको कई बार पूछा जाए तो जो सैटेलाइट फोन्स अगर यूज किए जा रहे हैं, सबसे पहली बात कि इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, देन टेरिटोरियल वाटर्स, वो सारे 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर कवर होते हैं, तो उस एरिया के अंदर उसके बाद जो है ओपन सी शुरू हो जाती है ना। तो अब आपका जो इंडियन वाटर्स है वहाँ पर अगर आपको किसी भी तरीके से जो सैटेलाइट फोन्स का यूज करना है, दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय यू कैन से आइदर ऑफ द यू कैन से 3 सर्विसेज, अगर वो अप्रूवल वहाँ से मिला हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज ये रेगुलेशन की वायलेशन है यहाँ पर जो कि देखी जा रही है। तो इंडियन आप कह सकते हो कि इरिडियम बेस्ड जो हमारे पास पोर्टेबल डिवाइसेज होती हैं, दे कुड नॉट बी इफेक्टिवली मॉनिटर्ड, एंड यही जो अब आप कह सकते हो कि बैकलॉग यहाँ पर देखने को मिला, लिमिटेशन यही है कि जो पर्टिकुलर कंसर्न क्या है कि सस्पिशियस सेंसिटिव केसेस एंड अंडरस्कोर किया जा रहा है नेसेसिटी फॉर स्ट्रिक्टर कंप्लायंस एंड एनफोर्समेंट, यही चीज अब सरकार के द्वारा यहाँ पर बोली जा रही है, सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा बोली जा रही है कि जो इलीगल तरीके से यहाँ पर कॉन्टैक्ट किया जा रहा है सैटेलाइट्स के थ्रू, इसके ऊपर हमारी सर्वेलेंस बढ़नी चाहिए, सर्वेलेंस की ज्यादा से ज्यादा हमें अब स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर एनफोर्समेंट को लेकर यहाँ पर इंश्योर करनी चाहिए, क्योंकि जो इरिडियम बेस्ड यहाँ पर हमारे पास सैटेलाइट फोन होते हैं वो इजिली ट्रेसेबल नहीं होते, तो कम्युनिकेशन जो है वो सेंसिटिव भी हो सकती है जो दी जा रही है, जो कि इंटरनेशनली भी थ्रेट इंडिया को हो सकती है या इंटरनल थ्रेट की तरह भी यहाँ पर पोज कर सकती है। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सी चीज बताई गई। Then Modi's upcoming visit to Israel getting entangled in testy domestic politics। अब तो ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कहाँ पर हो रही है, इसराइल के अंदर ही हो रही है। तो जो ऑपोजिशन है, मेजर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है इसराइल के, उन्होंने बोल दिया है कि जो अगर मोदी यहाँ पर इंडिया से विजिट करेंगे इसराइल के अंदर तो ही विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द स्पीच जो कि मोदी देंगे। तो इंटरनली इनका कुछ सुप्रीम कोर्ट से जुडिशरी से रिलेटेड इशू चल रहा है इसराइल का। तो बट अभी कहने का मतलब ये है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से जो इंडिया है मे बी उनके जो टाइज क्या पता वो सफर करें या ना करें, बट उसका आंसर हमें नेक्स्ट न्यूज के अंदर ही आ जाता है कि जहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने बोला कि हमारे टाइज जो है इंडिया के साथ बहुत वैल्यूएबल है, कि टाइम एंड अगेन हमारी जो दोस्ती है इट इज़ नॉट कैसे 5-6 महीने की दोस्ती है हमारी, बहुत लॉन्ग टर्म जो हमारी दोस्ती है। प्लस उन्होंने पीएम मोदी को एज अ गुड फ्रेंड भी रेफर किया, तो माय डियर फ्रेंड यहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज किया। तो दैट सेज कि उन्होंने बोला कि हमने इकोनॉमिकली भी डोमेस्टिकली भी अगर देखो तो कोई इशू जो है वो हमें अगर है भी तो हम रिजॉल्व कर रहे हैं, बट ऑल्सो हमारा जो डिफेंस का पैक्ट है, ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी या इवन नॉलेज शेयरिंग की जब हम बात कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है दोनों नेशन के बीच में, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेजर चीज़ें जो है फेस की है, उसके बाद भी हम एक अच्छे रिलेशन के ऊपर हैं, जो कि मतलब बेसिकली एक एग्जाम्पल यही था कि पैलेस्टीन के मुद्दे के बावजूद ऑल्सो इसराइल इज सपोर्टिंग, ऑल्दो इंडिया ने एक ऑब्जर्वर स्टेटस यहाँ पर जरूर ले लिया था कि हम गाजा पीस प्लान के बोर्ड के अंदर अभी सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेटस के अंदर गए हैं, एंड इवन कि इसराइल के अगेंस्ट हमने एक बार वोटिंग भी कर दिया है। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई कि उसके बाद भी हमारे स्ट्रेन टाइज नहीं है, हमारा जो इंडिया के साथ एक डीप कनेक्शन है। अब हमारा मेजर पर्सपेक्टिव यहाँ पर क्या है कि इनोवेशन एंड शेयर्ड कमिटमेंट्स जो कि पीस एंड प्रोग्रेस की तरफ लेकर जा सके हमें, वो किस तरीके से इंश्योर किया जा सकता है। देन है मणिपुरी फिल्म बूम क्रिएट्स हिस्ट्री विद बाफ्ता। अब बाफ्ता क्या है, तो ब्रिटिश इक्विवेलेंट ऑस्कर्स हैं हम बाफ्ता जिसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं। तो बाफ्ता क्या है, ब्रिटिश अकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स 79th वर्जन जो है उसके अंदर इंडिया ने हिस्ट्री कैसे क्रिएट की है कि पहली ऐसी कोई फिल्म जो नॉमिनेट हुई, एंड वही फिल्म जो कि अब फाइनली एनिमेशन के अंदर इन द चिल्ड्रन कैटेगरी स्पेसिफिकली अगर हम देखें उनको अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो अब उनको अवार्ड मिला है फॉर द मूवी फॉर द बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी, एंड अनाउंसमेंट जो है ऑफिशियल बाफ्ता पेज के थ्रू यहाँ पर हुआ था। तो बूंग इज द नेम ऑफ द फिल्म, एंड इंडिया की सोल रिप्रेजेंटेशन इस साल के इवेंट पे लंदन की, एंड हाई प्रोफाइल एंड पॉपुलर कंटेंडर्स को इसने बीट किया है। एंड एनिमेटेड साइंस एंड फैंटेसी आर्को नाम की जो मूवी थी वो भी अगेन इसके कंटेंडर्स में थी, बट जो आप कह सकते हो बूंग जो है उसको ये अवार्ड यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक प्रेस्टिजियस मूवमेंट फॉर इंडिया। तो ये आपको सिंपल सी बात बताई गई है इस न्यूज़ के द्वारा। तो आज की न्यूज़ का जो दौर है वो यहीं पर खत्म होता है, कोई डाउट होता है तो मुझे जरूर बताइएगा। देन इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं sleepy.class। कोई डाउट होता है तो अगेन टेलीग्राम ग्रुप एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे आपके जो डाउट्स है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर लिए जाएंगे, एंड जल्दी से जल्दी आप अगेन मैं कहूँगी कि रिवीजन अपनी शुरू कर दीजिए, एंड सी सैट को प्लीज़ मत भूलिए कैन ये टॉपिक्स को वापस से पढ़ना शुरू करना, क्योंकि आपको मेजरली जो आपका कंटेंट आता है विद रिस्पेक्ट टू पैसेजेस सैट के अंदर उसके लिए इंपॉर्टेंट। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू।